पुतिन ने अभी अभी उत्तर कोरिया से मदद की गुहार लगाई है। और नहीं, यह महज कहने की बात नहीं है। यूक्रेन ने सप्ताहांत में घोषणा की कि किम जोंग उन रूस को 50,000 तक सैनिक भेजेंगे। वही सेना जिसे दुनिया की दूसरी सबसे ताकतवर सेना कहा जाता था, जो 3 दिन में कीव पर कब्जा करने वाली थी, आज वह दुनिया के सबसे गरीब और सबसे अलग थलग देश से पैदल सेना किराए पर ले रही है और मिसाइल खरीद रही है। लेकिन उसने इस कहानी में एक गलती कर दी, एक गलती जो वह अब सुधार नहीं सकता, क्योंकि पुतिन पैसे से भुगतान नहीं कर रहे हैं। वह ऐसी चीज से भुगतान कर रहे हैं जो एक बार उनके हाथ से निकल गई तो वापस नहीं आती। सुनिए कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ने क्या कहा। ये पहली बार है जब वे उत्तर कोरिया की कुमक के बिना लड़ नहीं पा रहे हैं। अब वे अपने क्षेत्र में कोरियाई सैनिकों की एक और टुकड़ी तैनात करने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने, सोचिए जरा, उत्तर कोरिया से अतिरिक्त बैलिस्टिक मिसाइलें भी प्राप्त की हैं। और दुनिया में सभी को समझना चाहिए कि इसका क्या मतलब है। और ये सिर्फ यूक्रेन में लोगों की जिंदगी की बात नहीं है, सिर्फ हमारे लिए सीधे खतरे की बात नहीं है। उत्तर कोरिया की बैलिस्टिक मिसाइलें और उनकी दूसरी हथियार रूस के साथ सहयोग के कारण और भी उन्नत हो रहे हैं। ये पहली बार है जब रूसियों को उत्तर कोरिया की कुमक के बिना लड़ाई नहीं हो पा रही है। 4 साल की जंग के बाद पहली बार ऐसा हुआ है। और देखिए 2 साल में कितना फर्क आ गया है। जून 2024, पुतिन तड़के प्योंगयांग उतरते हैं। रेड कारपेट, गार्ड ऑफ ऑनर, उनका चित्र पूरे शहर के खंभों पर टंगा हुआ है। किम रनवे पर इंतजार कर रहे हैं। दोनों महल के बागों में लग्जरी कार से घूमते हैं। जब पुतिन ड्राइविंग सीट पर है, किम हंसते हुए बगल की सीट पर बैठे हैं। वैसे वो कार एक तोहफा थी, पुतिन का दिया हुआ तोहफा। 2 साल बाद वही आदमी उससे इस्तेमाल किया हुआ मिसाइल खरीद रहा है, और वो मिसाइल भी अच्छा नहीं है। मैं तुम्हें ठीक ठीक दिखाऊंगा कि ये मिसाइल क्या करता है। इस साल 30 जुलाई, अभी सुबह का अंधेरा था, एक गांव में जिसका नाम है रदुज़्ने, क्रिवी री के पास, यूक्रेन के मध्य दक्षिण में। न तो कोई सैन्य अड्डा है, न कोई फैक्ट्री, कुछ भी नहीं। ये वो जगह है जहां लोग रहते हैं। एक बैलिस्टिक मिसाइल एक घर पर गिरता है, घर लगभग गायब हो जाता है। कोई दीवार खड़ी नहीं बचती, कुछ भी नहीं बचता सिवाय ईंटों के, टूटी हुई छत की टाइलों के और बिखरे हुए फर्नीचर के जो जमीन पर फैले होते हैं। उस घर में 10 लोगों का परिवार रहता था, जिनमें से 3 बच्चे थे। इन लोगों की बेबसी देखिए। ये सब तड़के हो रहा है, पीछे अब भी धुआं है, आग जल रही है, और सबसे पहले पड़ोसी ही पहुंचते हैं, जो अपने हाथों से खुदाई करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि नीचे कौन है। इस रिकॉर्डिंग पर ध्यान दीजिए, क्योंकि ये एक पुलिस वाले के कैमरे की है, जो शुरुआती मिनटों में वहां पहुंचा था। कोई चिल्लाता है कि जल्दी करो, वहां एक बच्चा है। अगले दिन एक पड़ोसी ने बताया कि उसने क्या सुना था, और यहीं से कहानी अजीब होने लगती है। उसके मुताबिक वो एक धमाका नहीं था, 2 धमाके हुए थे, एक के तुरंत बाद दूसरा। उस रात रूस ने यूक्रेन पर 74 मिसाइलें और 280 से ज्यादा ड्रोन दागे थे। लेकिन उन मिसाइलों में से 2 अलग थीं। यूक्रेनी सरकार के प्रतिबंध आयुक्त के अनुसार वे उत्तर कोरियाई मिसाइलें थीं, जो लगभग 1 साल में पहली बार यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल की गई थी। उनमें से पहली मिसाइल वही थी जिसने रदुज़्ने में उस परिवार को निशाना बनाया था, और दूसरी, ठीक है, दूसरी मिसाइल एक खाली खेत में गिरी, जो वहां से 3.5 किलोमीटर दूर था। यूक्रेनियन लोग उसे ढूंढने गए और उन्होंने वीराने के बीचों बीच गड्ढा पाया। उस जगह से 5 किलोमीटर के दायरे में कोई भी निशाना नहीं था, न तो कोई सैन्य ठिकाना, न कोई औद्योगिक, कुछ भी नहीं था। और 1 सेकंड के लिए सोचिए कि इसका क्या मतलब है। एक बैलिस्टिक मिसाइल, एक ऐसा हथियार जिसकी कीमत लाखों डॉलर है, दागा गया, सैकड़ों किलोमीटर तक उड़ा और 3.5 किलोमीटर चूक गया। आखिरकार वह एक चरागाह में गिर गया। यही वह उत्पाद है जिसे पुतिन खरीद रहे हैं। वह सटीकता नहीं खरीद रहे हैं, वह तादाद खरीद रहे हैं। और जब आप पूरे देश पर बिना सटीकता के बड़ी तादाद में हमले करते हैं, तो जो निशाना बनता है वह आम लोगों के घर होते हैं। ये दिखाता है कि रूस किस बड़ी मुसीबत में फंस गया है। देखिए, दशकों तक रूस दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार विक्रेता था। वह आधी दुनिया को हथियार देता था। भारत, मिस्र, अल्जीरिया, वियतनाम,
वह लड़ाकू विमान, टैंक, वायु रक्षा प्रणाली बेचता था। 5 साल पहले दुनिया भर में बिकने वाले हर 5 हथियारों में से एक रूसी फैक्ट्री से निकलता था, लेकिन आज ये 7% से भी कम है। पिछले 5 वर्षों में रूसी हथियारों का निर्यात 64% गिर गया है। दुनिया के सभी 10 सबसे बड़े विक्रेताओं में से रूस ही एकमात्र था जिसकी बिक्री घटी। जो देश आधी दुनिया को हथियार देता था, वो आज उत्तर कोरिया से गोला बारूद खरीद रहा है। ये बराबरी की साझेदारी नहीं है, ये मदद की गुहार है। अब असली सवाल आता है, अगर सामान खराब है तो पुतिन क्यों जिद कर रहे हैं? और सबसे अहम, किम जोंग उन को इससे क्या फायदा हो रहा है? मेरे जवाब देने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि जवाब वो हिस्सा है जो शायद ही कोई बता रहा है। और यही वजह है कि मुझे लगता है कि ये पुतिन के सबसे खराब फैसलों में से एक था इस युद्ध में। आइए इस कहानी की शुरुआत पर वापस चलते हैं। उत्तर कोरिया ने कभी भी इतनी बड़ी लड़ाकू सेना को किसी विदेशी युद्ध में नहीं भेजा था, कभी नहीं। लगभग 80 सालों के अस्तित्व में उनकी सेना इसी तरह से ट्रेनिंग करती थी जैसा आप यहाँ देख रहे हैं। सर्दी में बिना कमीज के सैनिक हाथ से टाइलों का ढेर तोड़ना, कांच की बोतल फोड़ना, यह सरकारी टेलीविजन के लिए ताकत का प्रदर्शन है। देखने में ये प्रभावशाली है, लेकिन आज जो युद्ध वे लड़ रहे हैं उसमें ये पूरी तरह से बेकार है। क्योंकि जब ये लोग कुर्स्क क्षेत्र में पहुंचे 2024 के अंत में, उन्हें वहां एक ऐसी चीज मिली जिसके लिए कोई भी उन्हें तैयार नहीं कर पाया था। ड्रोन पूरे समय सिर के ऊपर मंडरा रहा था, 24 घंटे हर कदम को फिल्माते हुए, हर तोप के गोले को निर्देशित करते हुए। और जानते हैं उन्होंने क्या किया? दक्षिण कोरिया की खुफिया एजेंसी के अनुसार उन्होंने ड्रोन को राइफल से गिराने की कोशिश की। उनकी आधिकारिक रिपोर्ट ने इसे सिर्फ एक शब्द में बताया, बेकार। नतीजा एक नरसंहार था। दक्षिण कोरियाई इंटेलिजेंस ने 300 मौतों और 2700 घायलों की बात कही। यूक्रेनी और पश्चिमी अनुमानों ने इससे भी आगे बढ़कर कहा, 12,000 भेजे गए सैनिकों में से 4,000 हताहत हुए कुछ ही महीनों में, 1/3। देखो वे किस तरह के हमले करते थे। ये है मानव लहर। लोग खुले मैदान में पैदल जा रहे हैं, बिना किसी सुरक्षा के। ऊपर से ड्रोन उनकी रिकॉर्डिंग कर रहा है। 50 के दशक की रणनीति 2025 की तकनीक के खिलाफ। तो पिछले साल फरवरी में वे हफ्तों तक मोर्चे से गायब रहे। वजह? उन्होंने बहुत सारे लोग खो दिए थे। और यही वो बिंदु है जो सब कुछ बदल देता है। जो लोग बच गए वे घर लौट आए। विश्लेषकों का अनुमान है कि रूस से लौटे लगभग 3,000 उत्तर कोरियाई सैनिकों को प्रशिक्षक बना दिया गया। वे अब लड़ नहीं रहे हैं, वे सिखा रहे हैं। वे उत्तर कोरिया की छावनियों के अंदर हैं, बाकी सेना को समझा रहे हैं कि अटैक ड्रोन कैसे इस्तेमाल किया जाता है, रूसी रणनीति कैसे काम करती है, और वो युद्ध कैसा होता है जिसमें हर समय तुम्हारे ऊपर एक इलेक्ट्रॉनिक नजर बनी रहती है। एक सेना जिसने दशकों तक अंधेरे में प्रशिक्षण लिया, उसने अभी अभी एक इंटेंसिव कोर्स किया है। इसकी कीमत खून से चुकानी पड़ी, लेकिन ये हो गया। और किम जो कुछ भी हासिल किया है उसे छुपा नहीं रहे हैं। वो पहले ही सरकारी टेलीविजन पर हमला करने वाले ड्रोन, निगरानी ड्रोन, आत्मघाती ड्रोन का निरीक्षण करते हुए नजर आ चुके हैं। ऐसी चीजें जो उत्तर कोरिया अपने दम पर नहीं बना सकता था। और वो सिर्फ सैनिक ही नहीं बेच रहे हैं। रूस में पूरी की पूरी उत्तर कोरियाई महिला श्रमिकों की ब्रिगेड आ रही है, जो असेंबली लाइन, कपड़ा निर्माण, रसोई, खेतों में काम करेंगी, $6 प्रति घंटे की वादा की गई तनख्वाह के साथ। किम लोगों का निर्यात कर रहा है, सैनिक, मजदूर, सब कुछ। लेकिन सबसे भारी कीमत, जिसे कोई सही से माप नहीं सकता, शायद समुद्र की गहराई में छुपी है। दिसंबर 2024, एक रूसी मालवाहक जहाज जिसका नाम उर्सा मेजर है, भूमध्य सागर पार कर रहा है। अचानक वह धीमा हो जाता है। स्पेन के लोग रेडियो पर कॉल करते हैं। जहाज जवाब देता है कि सब कुछ ठीक है। 24 घंटे बाद वह अचानक दिशा बदलता है और आपातकालीन सहायता का संदेश भेजता है और डूब जाता है। CNN की एक जांच के अनुसार जहाज के ढांचे में
50 बाय 50 सेंटीमीटर का छेद था और उसके चारों ओर की धातु अंदर की ओर दब गई थी। हाँ, अंदर की ओर। फिर 3 धमाके हुए। 2 चालक दल के सदस्य मारे गए, 14 को स्पेन के लोगों ने बचा लिया और रूसी कप्तान जो अब जमीन पर था, उसने जांचकर्ताओं को बताया कि गोदाम में क्या था। 2 परमाणु रिएक्टर, वही प्रकार जो पनडुब्बियों में इस्तेमाल होते हैं। जांच में ये संभावना जताई गई है कि ये माल उत्तर कोरिया जा रहा था। और देखिए, ये सिर्फ एक संभावना है, ये कोई पक्की पुष्टि नहीं है। लेकिन एक बात अटकल नहीं है। जैसे ही जहाज डूबा, रूसी सैनिक भारी संख्या में वहां पहुंच गए। उन्होंने सभी को 2 मील दूर रहने का आदेश दिया और मलबे को नष्ट कर दिया। कोई था जो नहीं चाहता था कि वो माल अपने गंतव्य तक पहुंचे और कोई था जो नहीं चाहता था कि कोई भी देखे कि क्या बचा है। अब वह हिस्सा आता है जो मैं तुम्हें शुरू से दिखाना चाहता था। ये पुतिन के लिए अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा क्यों है? ध्यान से देखो कि पुतिन ने क्या अदला बदली की है। जो वह ले रहा है वो सब फेंकने लायक है। सैनिक, गोला, मिसाइल। जिस दिन यह युद्ध खत्म होगा, उसे अब इन सब चीजों की जरूरत नहीं रहेगी। युद्ध खत्म हो गया, जरूरत खत्म हो गई। लेकिन जो उसने बदले में दिया वह रह जाता है। ज्ञान रह जाता है, तकनीक रह जाती है। 3000 प्रशिक्षकों ने जो सीखा है वे उसे नहीं भूलेंगे। पुतिन ने आज की समस्या तो हल कर दी, लेकिन एक ऐसी समस्या बना दी जिसका अंत कब होगा कोई नहीं जानता। और देखिए, किम जोंग उन बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब रूस को उनकी जरूरत नहीं रहेगी तो क्या होगा। वो जानते हैं क्योंकि वो खुद ये सब झेल चुके हैं। सितंबर 1990, सोवियत संघ बिखर रहा था और गोर्बाचेव ने पश्चिम के साथ सुलह करने का फैसला किया। उन्होंने जो काम किए उनमें से एक था दक्षिण कोरिया को मान्यता देना, उत्तर कोरिया के घोषित दुश्मन के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करना। उत्तर कोरिया बौखला गया। पार्टी के आधिकारिक अखबार ने सोवियतों पर आरोप लगाया कि उन्होंने एक समाजवादी महाशक्ति की इज्जत और एक सहयोगी की आस्था को 2 अरब 30 करोड़ डॉलर में बेच दिया। और फिर सोवियतों ने अचानक बदला लिया। सोवियत संघ ने उत्तर कोरिया से मांग की कि वह पेट्रोलियम की कीमत डॉलर में और बाजार भाव पर चुकाए, और उन्होंने सैन्य उपकरण भेजना भी बंद कर दिया क्योंकि दक्षिण कोरिया ने ऐसा करने के लिए कहा था। और उसके बाद जो हुआ वो था पतन। किम इल सुंग की 1994 में मृत्यु हो गई। और फिर आई भुखमरी, एक ऐसी भुखमरी जिसने 90 के दशक में सैकड़ों हजार उत्तर कोरियाई लोगों की जान ले ली। एक ऐसी भुखमरी जिसमें पूरा देश ढह गया क्योंकि गॉडफादर ने तय किया कि उसके पास करने के लिए और भी बेहतर चीजें हैं। किम जोंग उन उस वक्त बच्चा था जब ये सब हुआ। उसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा और यही वजह है कि इस बार वो सिर्फ वादों को कीमत के तौर पर नहीं ले रहा है। वह तकनीक, ज्ञान, प्रशिक्षण जैसी चीजों की मांग कर रहा है जिन्हें पुतिन अपना मन बदलने पर वापस नहीं ले सकते। अब ईमानदारी से कहे तो कुछ लोग इससे असहमत होंगे और वे कुछ हद तक सही भी है। कम समय में यह सौदा पुतिन के लिए फायदेमंद है। उत्तर कोरिया वो चीज देता है जो कोई भी अमीर देश नहीं देगा, मरने को तैयार लोग और भरपूर गोला बारूद। यही चीज ने रूस को कुर्स्क में टिकाए रखा, ये हकीकत है। लेकिन यहीं पर जाल बिछा है। पुतिन ने आज की समस्या को हल करने के लिए ऐसी समस्या खड़ी कर दी जो उनकी नहीं है। उन्होंने उस सेना को लिया जो समय में ठहरी हुई थी, अलग थलग थी, पिछड़ी हुई थी, और उसे वह एक चीज दी जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती, वास्तविक युद्ध का अनुभव। ड्रोन के खिलाफ, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के खिलाफ, असली वायु रक्षा के खिलाफ। और ये सेना यूक्रेन में नहीं रहती, ये अपने घर चली जाती है, एक ऐसी सीमा पर जो सियोल से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर है, जो 1 करोड़ लोगों का शहर है। और 2024 की उस यात्रा में एक खास बात थी जिसके बारे में उस समय लगभग किसी ने चर्चा नहीं की थी। पुतिन और किम ने सिर्फ दोस्ती का समझौता ही नहीं किया, उन्होंने आपसी रक्षा संधि पर भी हस्ताक्षर किए। अनुच्छेद 3 में साफ लिखा है, अगर इन दोनों में से किसी एक पर हमला होता है, दूसरे को तुरंत सैन्य सहायता देनी होगी, जितने भी साधन उपलब्ध हों उन सब का इस्तेमाल करते हुए। दूसरे शब्दों में, अगर उत्तर कोरिया एशिया में युद्ध में शामिल होता है, रूस ने कागज पर यह वादा किया है कि वह भी उसके साथ युद्ध में शामिल होगा। और सबसे दिलचस्प बात यह है
कि पुतिन ने इस पर ऐसे समय में हस्ताक्षर किए जब हालात खराब थे, जब उसे बुरी तरह से गोला बारूद की सख्त जरूरत थी। वह तात्कालिक कीमत चुका रहा था और यह कीमत चुकाने के लिए उसने रूस को इस ग्रह के सबसे अप्रत्याशित देश से जोड़ दिया। उसने चेक पर हस्ताक्षर कर दिए और फिर उसने कलम किम जोंग उन को थमा दी। और चिंता सिर्फ दक्षिण कोरिया को ही नहीं करनी चाहिए। जेलेंस्की ने अच्छी तरह से संक्षेप में कहा, जितने अधिक उत्तर कोरियाई हथियार यूक्रेन में गिरेंगे, उतना ही वे अपनी खुद की कमियों को सुधारेंगे और फिर जापान, दक्षिण कोरिया और फिलीपींस के लिए खतरा बढ़ जाता है। जितने अधिक वे अपने सैनिकों और उपकरणों की कमियों और अज्ञानता को सुधारेंगे, उतना ही उसी के अनुसार खतरा भी बढ़ता जाएगा। फिर जापान, कोरिया, गणराज्य, फिलीपींस और क्षेत्र के अन्य देशों के लिए भी। सच तो यह है कि यूक्रेन उत्तर कोरिया का प्रशिक्षण मैदान बन गया है और इसका नतीजा जिसे झेलना पड़ेगा वह यूरोप में नहीं है, बल्कि दुनिया के दूसरे छोर पर है। और एक बात है जिस पर हमें अब ध्यान देना चाहिए। अगले महीने रूस और उत्तर कोरिया के बीच उच्च स्तरीय बातचीत तय है, जहां वे तय करेंगे कि कितने मिसाइल और कितने सैनिक बिल्कुल भेजे जाएंगे। यह संख्या बहुत कुछ बताएगी। और एक और संकेत है जो मेरी राय में सबसे महत्वपूर्ण है। अगर दक्षिण कोरिया, जो अब तक यूक्रेन को हथियार भेजने से इनकार करता रहा है, अपना फैसला बदलता है, जिस दिन दक्षिण कोरियाई अपना फैसला बदलेंगे, तो इसका मतलब है कि वे भी इसी वीडियो के निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। हम इस मामले पर करीब से नजर बनाए रखेंगे, क्योंकि ये कहानी अभी खत्म होने से बहुत दूर है। चैनल को सब्सक्राइब करें और अगला वीडियो मिस न हो, इसके लिए बेल आइकन दबाएं। तब तक के लिए अलविदा।